जय श्री कृष्णा दोस्तों, प्रो एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पीटीईटी 2024 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पिछले पेपर में आए हुए हैं, साथ के साथ वो क्वेश्चन जो पिछले और कोई एग्जाम जहां मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आई हुई है वहां पर आए हुए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम सब कुछ यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो इसका पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम पार्ट 2, वहां हमने 10 क्वेश्चन पढ़े थे इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए जिससे जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तो आज हम शुरू करेंगे पीटीटी के 2024। आपको पता है पीटीटी की जो फॉर्म भरने की डेट है वो लगातार 2 बार बढ़ चुकी है और ये 9 जून को एग्जाम होने वाला है। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, पूरे क्वेश्चनों को आप सोल्व कीजिए। हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे जिससे नेक्स्ट इस जैसा और क्वेश्चन आए तो आप उसको इजी वे में सोल्व कर पाओ। तो थोड़ा डिटेल में, फिर जैसे जैसे इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन आएगा तो हम उसको शॉर्ट में करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, श्रृंखला में असंगत संख्या बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन पीटीटी एग्जाम, बीएसटीसी और कोई जहां मेंटल एबिलिटी पूछी जाती है या रीजनिंग पूछी जाती है वहां इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए श्रृंखला में असंगत मतलब डिफरेंट कौन सा है, बाकी सब एक ही यहाँ डिफरेंट है, बाकी सब एक जैसे पैटर्न में क्या है। देखिए 4, 9, 16, 25, 35, 49 और 64। तो हम थोड़ा सा देखेंगे इसको कि क्या है जो डिफरेंट है। देखिए ये जो 4 है वो किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर। 35 भाई सीरीज से चल रहे 2 3 4 5, तो ये 6 का स्क्वायर थोड़ी है। 6 का स्क्वायर तो क्या होता है? 36। तो यानी कि ये 35 यहाँ पर गलत आया हुआ है। 49 7 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर। तो अब हमें पता चल चुका है कि असंगत यानी कि डिफरेंट क्या है। तो यहाँ 6 का स्क्वायर आना चाहिए जो नहीं आया है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 35 इसका आंसर हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, समान संबंध रखने वाला दूसरा अन्य शब्द दिए गए विकल्पों से खोजे। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहां दे रखा है पिघला। पिघला का संबंध किससे है? तरल से है। तो फ्रिज और का संबंध किससे है? तो ये हमें यहां पर देखना है। देखिए यहां पर अपन ये फ्रिज, आप वो वाला फ्रिज ना समझ ले, है ना। जैसे फ्रिज देख के कई बच्चे क्या करेंगे, लो बर्फ पर टिक लगाया, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए पिघला दे रखा है ना, तो ऑब्वियसली फ्रिज का मतलब यहाँ वो बर्फ वाला फ्रिज बिल्कुल नहीं है, रेफ्रिजरेटर। पिघला इसका कहने का मतलब है कि जो पिघली हुई चीज है उसको हम तरल बोलते हैं। वैसे ही फ्रिज, फ्रिज का मतलब यहाँ है, फ्रिज होती है जो जमी हुई चीज है ना, तो उस जमी हुई चीज को फ्रिज का मतलब है जमी हुई, जमा हुआ, है ना, मतलब जो चीज जमी हुई है। तो उस फ्रिज को हम क्या कहते हैं? गाढ़ा, बर्फ, ठोस, स्फटिक। बर्फ मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। गाढ़ा, ठोस, स्फटिक, जो जमी हुई चीज है उसको हम क्या बोलते हैं? ठोस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस इसका आंसर हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन और पूछे जाते हैं तो आपको बहुत ही साइलेंट तरीके से, बहुत ही अपना माइंड स्थिर रखते हुए इसका रिलेशन, इससे जो रिलेशन इसका इससे है वही रिलेशन इस सेकंड वाले का अगले से होना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए बेटा है बी का, तो किस तरीके का क्वेश्चन है ये? रिलेशन वाला, है ना, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है ये। ए बेटा है बी का, है ना, तो हम साथ के साथ जैसे जैसे एक एक लाइन पढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ लिखते चलेंगे तो हमारा क्लियर होता चलेगा। ए बेटा है बी का, मैंने लिख दिया बी का बेटा है ना, तो ये बी और ये ए।
ठीक है। और बेटा है, ये तो बेटा हो गया, ठीक है, ये इसका मतलब पिता हो गया इसका। एक लाइन क्लियर हुई, ठीक है। ए बेटा है बी का, सॉरी ये अभी क्लियर नहीं हुआ, ये माता की बात कर रहा है, ये पिता का, बस इसने क्या बोला है कि ए बेटा है बी का। बी की बहन का बेटा डी और बेटी ई है। देखो ये बी है ना, और बी की बहन है, बी की ही बहन है का बेटा है। देखो बी की कोई बहन है ना, ये बहन है बी की, है ना, और बी की बहन का बेटा डी और बेटी ई है। देखिए इसके दो बेटा बेटी है, डी और ई है ना, तो ये तो बेटा है और ये बेटी है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में हमने कहा है हम वैसा वैसा बनाते चल रहे हैं। एफ डी का मामा है। देखो जो एफ है वो डी का मामा है ना। देखिए ये जो एफ है वो डी का मामा है। ए का डी से क्या संबंध है, ये क्या पूछ रहा है, ए का इस डी से क्या संबंध है, ये इसने पूछा है। तो देखिए ये तो जो क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे हमने बना दिया है ना। अब देखते हैं, देखो ये डी है वो जो एफ है वो डी का मामा है। तो एक बात आप समझिए कि ये डी का मामा है तो ई का भी तो मामा होगा, ये क्लियर। तो ये तो दोनों भाई बहन है, तो ये जो एफ है वो इन दोनों का ही मामा होगा, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, ये जो बहन है भाई मामा कब लगता है ना भाई, जो ये देखिए ये बहन है ना, और ये बहन के बेटा बेटी है, तो बहन का जो भाई है वही तो मामा लगता है। तो देखिए अगर ये भाई है भाई ये मामा है, तो इसका मतलब ये जो बहन का क्या हुआ, भाई हुआ, और ये भी है, ये इसकी भी बहन है, तो ये भी क्या हुआ, देखो ये भी मामा हुआ, और इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए, भाई भाई हुए, और इनका ही बहन है ये, तो ये मामा लगा तो ये भी मामा लगा, ठीक है भाई। दोनों है, बहन का जो भाई है वो बहन के लड़के लड़कियों का क्या हुआ, मामा हुआ, और एक भाई एफ हो गया, एक भाई बी हो गया। तो देखिए ये मामा का बेटा है, ठीक है, और ये इस बेटे की ये क्या लगी, बुआ, और बुआ के बेटा बेटी है ये। आप अपने ऊपर इमेजिन कीजिए, है ना, ऐसे चार्ट बनाने से ज्यादा आप अपने माइंड में अपना स्ट्रक्चर बनाइए, है ना, अपने रिलेशंस बनाइए, तो वहां आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो देखिए, तो जब जैसे आप सोचोगे फिर वैसा वैसा यहाँ पर क्लियर होता चलेगा। देखिए ये बुआ के, इसके हिसाब से ये इसकी बुआ है, तो ये बुआ के बेटा बेटी हो गए, है ना, और ये, तो देखिए ये पूछ रहा है ए का इस डी से क्या संबंध है, ये तो मामा का लड़का हो गया, ये बुआ के लड़के हो गए, तो मामा बुआ के आपस में लड़का लड़की हो गए, ये मामा बुआ के। और आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर आप और आपके बुआ का लड़का है या लड़की है, उससे आपका क्या रिलेशन है। तो देखिए चचेरा भाई चाचा का नहीं है, भतीजा भाई जो अपने भाई होता है उसका लड़का या लड़की भतीजा होता है, लड़का भतीजा होता है, चाचा मौसेरा भाई, तो मामा बुआ के जो लड़के लड़की हैं उनका क्या होगा, मौसेरा भाई। जिन स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं हुआ है वापस एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा हम एक और बार और क्लियर करते हैं। इन क्वेश्चनों को कैसे करना है, जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही यहाँ पर जो डायग्राम है वो इमेजिन करते हुए बनाते चलना है। ए बेटा है बी का, तो देखिए ये बी रहा, इसका बेटा ये रहा ए, ठीक है। फिर कह रहा है बी की बहन है, ये बहन हुई, ठीक है, यानी ये आपस में भाई बहन हो गए, और इस बहन के दो बच्चे हैं डी और ई, एक बेटा है और एक बेटी है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस ए का बहन से क्या रिलेशन हो गया, आप तो बाद की बात बाद में देखेंगे। तो देखिए भाई ये आप खुद पे इमेजिन देखिए कि अपने पापा की बहन अपनी क्या लगती है, भाई अब पापा की बहन बुआ हुई,
तो इसका मतलब इसके पापा की बहन ये है, तो इस ए की ये क्या हुई, बुआ हुई। और ये आपस में क्या है बुआ के लड़के, तो लड़के लड़की हैं, तो ए के साथ इसका संबंध क्या होगा, मौसेरा भाई। आगे तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमको कि एफ डी का मामा है, तो हाँ हो गया भाई, डी का मामा एफ है तो एफ और बी आपस में भाई हो गए। लेकिन पूछा उसने केवल ए और डी में है, तो बात का हमारा कोई काम ही नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ थर्ड, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है। और नेक्स्ट और क्वेश्चन आएंगे तब हम और इसको सोल्व करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा ये इजी होते चले जाएंगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, संख्याओं के निम्न अनुक्रम में, मतलब संख्याएं देख रखी है, में कितनी सम संख्याएं 0 2 4 6 8 हैं जो तुरंत एक विषम संख्या के बाद और सम संख्या से पहले आती है। तो हमें क्या देखना है, एक सम संख्या देखनी है, ठीक है, सम संख्या देखनी है। लेकिन वो सम संख्या क्या है, जो तुरंत एक विषम संख्या के बाद, यानी कि जस्ट क्या होना चाहिए, विषम संख्या के बाद में होनी चाहिए और सम संख्या से पहले आती हो, सम संख्या से पहले। यानी कि ये देखिए, पहले विषम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, फिर सम संख्या होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, पहले एक कोई विषम संख्या, उसके बाद भी सम संख्या हो, सम संख्या से पहले एक सम संख्या देखनी है जो विषम संख्या के तुरंत बाद हो और सम संख्या से पहले हो। इसको हमने इस तरीके से ले लिया तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यानी कि हमें इस तरीके की 3 डिजिट देखनी है, जो विषम संख्या, सम संख्या और फिर सम संख्या। देखिए 8 सम संख्या है तो हम यानी देखेंगे, हमें क्या देखनी है, विषम संख्या। देखिए 5, देखिए 5 विषम संख्या हो गई, फिर एक सम संख्या होनी चाहिए और फिर सम संख्या। तो देखिए एक पेयर तो ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर कोई विषम संख्या, ये रही, फिर उसके बाद सम और वो भी सम, दूसरा पेयर ये है। फिर देखिए फिर विषम संख्या, फिर सम संख्या होनी चाहिए, लेकिन 3 यहाँ विषम आ रहा है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट 3 पे चलते हैं, ये विषम संख्या हो गया, सम संख्या हो गई, फिर दोबारा भी सम संख्या आनी चाहिए, लेकिन 7 आ रहा है जो विषम है, यानी यहाँ भी क्लियर नहीं है, यहाँ भी हम नहीं करेंगे। इसके बाद आप देखिए 2 विषम संख्या आनी चाहिए, पहले 2 को हटाओ। 7 की अगर हम बात करें, उसके बाद सम संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 5 आ रहा है विषम संख्या, यहाँ भी नहीं। 5 को देखो, फिर एक एक डिजिट को देखते चलेंगे। 5 विषम संख्या, फिर सम संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 3 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। फिर 3 को देखते हैं, विषम संख्या है, फिर सम संख्या होनी चाहिए, ये सम संख्या है, फिर वापस भी क्या होनी चाहिए, सम संख्या। तो तीसरा ये हो गया। इसके बाद फिर देखिए यहाँ सम संख्या है, हम काउंट नहीं करेंगे। फिर देखिए विषम संख्या, फिर विषम आ गया, जबकि हमको सम चाहिए। विषम फिर विषम, ये भी हम नहीं लेंगे। फिर विषम फिर सम, देखिए विषम संख्या 5 को देखिए, 2 सम संख्या, फिर 2 सम, 1 ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, आगे देखिए सम पॉसिबल ही नहीं है, हमको पहले विषम चाहिए, ये विषम फिर सम होना चाहिए, तो ये भी हम काउंट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए 9 फिर 3, लेकिन हमको यहां सम चाहिए, फिर 3 को देखेंगे। फिर 1 विषम, फिर काउंट नहीं होगा, 1 विषम, फिर यहां सम होना चाहिए जो है नहीं, फिर विषम, फिर विषम, फिर विषम, तो यानी कि और कोई नहीं है। तो इसका मतलब कितने हो गए, 1 2 3 और 4 यहाँ ऐसे पेयर हैं जिसमें पहले विषम संख्या है, फिर सम संख्या है और फिर सम संख्या है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ होने वाला है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखिए। 5 भिन्न भिन्न मोटाई वाली पुस्तकों में, 5 अलग अलग मोटाई की किताबें हैं, में ए सी से मोटी है। देखिए हम यहाँ पर जैसे जैसे एक एक लाइन पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लिखते चलेंगे। ए है, ठीक है, वो सी से मोटी है। देखो ए मोटी हो गई सी से, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया, भाई ये मोटी ज्यादा है तो सबसे पहले ये लिख दिया, सी से मोटी है। थोड़ा थोड़ा गैप हम करते चलेंगे, उससे अगर कुछ भी बीच में लिखना होगा तो हम वहां लिख देंगे। बी डी से मोटी है, ये जो बी है
तो डी से मोटी है। ए है वो सी से मोटी है तो आगे लिख दिया, बी है वो डी से मोटी है तो इसको इस तरीके से लिख दिया। ई उतनी मोटी नहीं है जितनी की बी है ना। इसका मतलब ई उतनी मोटी नहीं है जितनी की बी है, यानी कि जो बी से पतली है ई, तो ये ई हो गया। ठीक है, मतलब कि बी से ये ई पतली है। इसका कहने का मतलब यही है कि बी जितनी मोटी नहीं है, लेकिन वह सी से मोटी है। ऑब्वियसली, अच्छा सी से मोटी है, इसका मतलब कहाँ आएगा ये? लेकिन वह सी से मोटी है, तो सी से मोटी हुई, लेकिन बी से जितनी मोटी नहीं है जितनी की बी है, और लेकिन वह सी से मोटी है। तो ई की बात कर रहे हैं तो ई ये हो गया, वो सी से मोटा है, लेकिन यहां लिखने में नहीं आएगा। आगे और देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या रहता है, फिर उसके बाद ई लिखेंगे। ई इतनी मोटी नहीं है जितनी की बी है, लेकिन वह सी से मोटी है। ठीक है, डी सी जितनी मोटी नहीं है, डी है वो सी जितनी मोटी नहीं है, तो सी मोटा है, डी इसका मतलब पतला हो गया। एक हमारा क्या छूटा हुआ है? ई, ई उतनी मोटी नहीं है जितनी की बी है, लेकिन वह सी से मोटी है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां लिखते हैं तो वो मोटी हो जाएगी। क्वेश्चन वापस देखते हैं। 5 भिन्न भिन्न मोटाई वाली पुस्तकों में ए सी से मोटी है। ठीक है, ए सी से मोटी है, ए सी से मोटी है, बी डी से मोटी है। ठीक है, ई उतनी मोटी नहीं है जितनी की बी है। ठीक है, लेकिन वह सी से मोटी है। ठीक है, ई उतनी मोटी नहीं है जितनी की बी है, वह सी से मोटी है। ठीक है, डी सी जितनी मोटी नहीं है। कौन सी पुस्तक सबसे पतली है? देखिए, ए सी से मोटी है, ठीक है, बी डी से मोटी है, ई उतनी मोटी नहीं है जितनी की बी है। ठीक है, तो ई यहां हो गया, लेकिन वे सी से मोटी है। यहां पर कुछ सी से मोटी नहीं है होना चाहिए, लेकिन वे सी से मोटी नहीं है। डी सी, डी है वो सी से मोटी नहीं है, तो डी यहां हो गई। कौन सी पुस्तक सबसे पतली है? यहां आप एक नहीं ऐड कीजिए, तो अपना क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। ए सबसे मोटा, सी बी ई और डी, तो कौन सी पुस्तक सबसे पतली हुई? सबसे लास्ट में देखिए डी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड डी। तो ये 5th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये 6 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, पढ़ते हैं कैसे सोल्व करना है। देखिए, कथन और तर्क, कथन और तर्क वाले क्वेश्चन है, इनको हमें कैसे सोल्व करना है वो देखिए। कांच काटने के लिए हीरे का उपयोग होता है। ठीक है, सही है ये तर्क जो उसने दे रखा है कि कांच काटने के लिए, मतलब हीरे से आप कांच भी काट सकते हो, है ना, यूज होता है। तर्क क्या दे रखा है, मतलब इसका कारण क्या है? तर्क का मतलब क्या हुआ? जो भी उसने ऊपर स्टेटमेंट दे रखा है वो स्टेटमेंट तर्क मतलब रीजन है ये, कि इसकी वजह से ये ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, ऐसा यहाँ पर दे रखा है। हीरे में उच्च अपवर्तक सूचकांक होता है। देखिए, ऊपर वाला जो कथन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है कि कांच काटने के लिए हीरे का उपयोग होता है, ये सही कथन है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा जो तर्क दे रखा है कि उच्च अपवर्तक सूचकांक होता है हीरे में, ये भी सही है। तो फिर देखो, अगर दोनों ही सही है तो फिर ऑप्शन क्या होगा? ए ओ आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए ओ आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो हम इन चारों में से कौन सा यहाँ टिक करें? देखिए, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए क्योंकि दोनों ही सही है। स्टेटमेंट, तर्क भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है।
लेकिन यहां पर आपको ये पता होना चाहिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं है कि उच्च अपवर्तन सूचकांक की वजह से हीरे से कांच काटा जाता है। भाई आप कांच को हीरे से उच्च अपवर्तक सूचकांक की वजह से नहीं काट रहे हो, ये अलग स्टेटमेंट है, ये इसका तर्क है, दोनों ही सही है, लेकिन ये रीजन नहीं है कि आप इसकी वजह से कांच काट पा रहे हो। तो हम क्या कहेंगे कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है ना सेकंड, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों सही है लेकिन ये एक दूसरे को सिद्ध नहीं कर रही है। तो यहाँ सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट